नमो वज्रायण नमो लोहे सपसारुणं प्रमाणादर्थसंसिद्धेस्तथा भासाद्विपर्य इति वक्ष्ये तयो लक्ष्मण सिद्धिमल्पं लघीयसा नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सपसारुणं। पंच परमेश्वरी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान माणिक नंदी स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्मन। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की दिव्य ध्वनि से प्राप्त रहस्य को समझने के लिए और अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के लिए हम सभी यहाँ पर परीक्षमक सूत्र ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी ग्रंथराज परीक्षमक सूत्र में हम सभी भव्यों के लिए प्रमाण और प्रमाणाभास का निर्णय करा रहे थे, उनके लक्षणों का कथन करते। जहां पहले परिच्छेद में हमने स्व, अपूर्व, अर्थ, व्यवसायात्मक, ज्ञान, इसे प्रमाण कहा था। अब उसी प्रमाण के भेदों की चर्चा हम दूसरे परिच्छेद, दूसरे अधिकार में कल से प्रारंभ कर चुके थे। कल हमने पढ़ा था प्रमाण दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष और इतर यानी परोक्ष। प्रत्यक्ष क्या है ये पूछने पर आचार्य भगवान ने कहा था विशदम प्रत्यक्षम, विशदता ही प्रत्यक्ष है। और पुनः शिष्य ने फिर पूछा कि विशद या विशदता मतलब क्या, उसका लक्षण क्या है? स्पष्टता, निर्मलता, ये तो बात ठीक है, पर फिर भी ये हमें विषय समझ में नहीं आया। इसलिए उसे और विस्तार से समझाने के लिए चौथा नंबर का सूत्र प्रदान करते हुए कहा था कि अन्य ज्ञान के व्यवधान से रहित और जो विशेषता को ग्रहण करने वाला, जानने वाला, प्रतिभासन करने वाला है, उसे ही विशदता कहते। और कागज के दृष्टांत के माध्यम से भी हमने समझा था कि ये डायरेक्ट आत्मा से नहीं, अपितु बीच में आंखें चश्मा रूपी साधन व्यवधान के रूप में होने से वह विशद नहीं है। फिर विशद क्या है? जिसमें कोई भी व्यवधान नहीं होता, वह विशद है। इसलिए अब आपके सामने एक छोटा सा टेबल चार्ट के रूप में लिख के बना के रखा है, बोर्ड पे शायद आपको दिख रहा है। तो प्रमाण के पहले दो भेद लिखे, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। प्रत्यक्ष के पुनः दो भेद लिखे हैं, वह मुख्य प्रत्यक्ष और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। लिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है सबको? प्रमाण के दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के दो भेद किए, मुख्य प्रत्यक्ष, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। परोक्ष के भी 5 भेद है, क्रम क्रम से हम समझेंगे। आप तो आगे पीछे बाद में लिख लेना,
पहले विषय को हम समझते हैं। तो मुख्य प्रत्यक्ष और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, क्योंकि अगले सूत्र में आचार्य महाराज साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष ही समझाने वाले हैं अगले सूत्रों में। तो पहले हम इसे चार्ट के माध्यम से, टेबल के माध्यम से स्पष्ट समझते हैं, तो फिर आगे के विषय को हम समझने में हमें आसानी होगी। प्रत्यक्ष के दो भेद दिख रहे क्या? मुख्य प्रत्यक्ष और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो मुख्य प्रत्यक्ष के पुनः दो भेद किए हैं, एक सकल प्रत्यक्ष और एक विकल प्रत्यक्ष। सकल का अर्थ होता है पूर्ण रूप से और विकल का अर्थ होता है थोड़ा सा। कल भी हमने थोड़ा सा इस विषय को समझना प्रारंभ किया था कि जो मति श्रुत ज्ञान है, इंद्रियों से जो हो रहा है, कथनचित वह उस साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में या अमुख्य प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएगा। और उसके अलावा मनःपर्यय और अवधि ज्ञान विकल प्रत्यक्ष, और जो केवल ज्ञान है वह सकल मुख्य प्रत्यक्ष, ऐसा विभाजन किया। टेबल पे दिख रहा है क्या? तो वहां लिखा है, स्पष्ट समझ में आ जा रहा है कि ये प्रत्यक्ष के दो भेद हैं। प्रत्यक्ष किसे कहा? जो विशद है। विशद क्या है? जो अन्य किसी व्यवधान से रहित होते हुए विशेषता को ग्रहण करता है, वही वैशद्य है, विशद है। ठीक है। अब उस विशदता या वैशदता को ही स्पष्ट करते हुए कल हमने समझा था कि किसी भी प्रकार से व्यवधान नहीं होता केवल ज्ञान में, इसलिए उसे सकल मुख्य प्रत्यक्ष कहा। नीचे से ऊपर देखना, केवल ज्ञान के ऊपर सकल लिखा, उसके ऊपर मुख्य लिखा, उसके ऊपर प्रत्यक्ष लिखा। तो केवल ज्ञान सकल मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाण है। समझ में आया क्या? केवल ज्ञान में आत्मा का आत्मा से, आत्मा में ही कांटेक्ट है, वहां कोई व्यवधान, कोई रुकावट नहीं है, इसलिए वह मुख्य है और सकल यानी पूर्ण रूप से। अब मुख्य के जो दूसरा भेद था विकल, मनःपर्यय और अवधि या अवधि मनःपर्यय, ये दोनों भी किंचित मन की सहायता से होते हैं। वहां थोड़ा सा मन का सद्भाव होता है या मन होना आवश्यक होता है, इसलिए उसे विकल कहा। पर है प्रत्यक्ष, पर है प्रत्यक्ष। तो अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान विकल मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाण है। नीचे से विशेषण लगाते जाना, विकल मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाण। इस प्रकार से ये मुख्य के भेद हो गए। अब साम व्यवहारिक के भी भेद, मति और श्रुत, श्रुत के भेद भाव और द्रव्य। ठीक, अभी साम व्यवहारिक लिखा है वैसा लिख लो, हम अभी अगले सूत्रों के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करें। परोक्ष के भी भेद लिख दो, आगे परोक्ष के भी भेद हम तीसरे परिच्छेद में पढ़ेंगे, तब पुनः टेबल को समझेंगे। पर एक साथ हमने टेबल जैसा बनाना था, चार्ट बनाना था, वो चार्ट हमने बना लिया। ठीक है क्या? इतना विषय समझ में आया? हाँ, ये ध्यान रखना, प्रत्येक आचार्यों का अपना अपना अभिप्राय है, अपना अपना उद्देश्य है। ये सर्वसामान्य विषय, तत्वार्थ सूत्र और जो जो आपको ज्ञात है उस अपेक्षा से समझाया टेबल के माध्यम से। नहीं तो कोई ज्ञानी कहे महाराज उस ग्रंथ में ऐसा लिखा, वहाँ वैसा लिखा। जिस ग्रंथ में जैसा लिखा है वो पुनः हम विस्तार से समझेंगे, पर जो पहली बार यहाँ क्लास में बैठे हैं उनको मैं 50 प्रमाण दे दूँ तो वह कल से आना बंद कर देगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उन ग्रंथों को मतलब बता नहीं सकते या बताना नहीं चाहते। पहली बार अगर कोई पढ़ने आता है तो उसको उसके तरीके से समझाना आवश्यक होता है। इतना न्याय का विषय है और इतने सारे ग्रंथ हैं, सब आचार्यों के अलग अलग उसके विषय में अभिप्राय है। किसी ने शुद्ध को
श्रुत ज्ञान को सांव्यवहारिक मान ना लेते हुए विकल्प प्रत्यक्ष में लिया, तो वहां उनकी अपेक्षा अलग है। पर एक जो स्टैंडर्ड अपेक्षा कह दो या अधिकांश आचार्यों का अभिप्राय ऐसा है, अधिकांश आचार्यों का अभिप्राय ऐसा ही है, इसलिए ये मुख्यता से बताया जा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मात्र ऐसी ही अपेक्षा है। पुनः मैं कह रहा हूं, अपेक्षा अलग होने पर उनके थोड़े बहुत इधर का उधर, उधर का उधर आचार्यों ने अपेक्षाओं से किया है, क्योंकि हमारा अनेकांत है और अनेकांत की अपेक्षा से बहुत सारी अपेक्षाएं बनना, बहुत सारा विषय बनना, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। ये समझते हुए ही इसका निर्णय करे, अन्यथा फिर कल कोई कहेगा कि महाराज जी श्रुत के भेद इसलिए मैंने लिखा है, श्रुत के ही भेद, भाव और द्रव्य परोक्ष ही होगा या सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष ही होगा। अगर उमा स्वामी की अपेक्षा से कहेंगे तो मति श्रुत को वो प्रत्यक्ष कहते ही नहीं है, सामव्यवहारिक भी उन्होंने नहीं कहा, वो पूर्ण ही रूप से प्रत्यक्ष परोक्ष कह रहे। पर यहां हम सामान्य अधिकांश जो आचार्यों का अभिप्राय माणिकनंदी स्वामी के इस परिक्षमक सूत्र से मेल खाता है, उस अपेक्षा से यहाँ पर विषय प्रस्तुत किया है। क्योंकि परिक्षमक सूत्र पे टीकाकारों ने और भी विस्तार से उसकी अपेक्षाएं करते हुए भावश्रुत को प्रत्यक्ष में कहा, क्योंकि भावश्रुत यानी आत्मा की ही परिणति है, परिणाम है। तो उस अपेक्षा से वहां बहुत सारा विकल्प कह दो या बहुत सारे वहां पर अपेक्षाओं की अपेक्षा से अनेक प्रकार से कथन होता है। ये बात समझ में आई क्या? कल कोई ये ना कहे कि वहां तो ऐसा लिखा है, आपने ऐसा कैसा पढ़ा। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं, ये मात्र एक अपेक्षा सर्वसाधारण अधिकांश आचार्यों की, जो परिक्षमक सूत्र के कर्ता माणिकनंदी स्वामी की अपेक्षा से तालमेल खा रहे थे, उनको यहाँ चार्ट के माध्यम से हमने समझा, ठीक है। पर सर्वथा इतना ही नहीं है, ये किसी अपेक्षा से है जो सर्व सामान्य को समझ में आए आसानी से। ये यहाँ पर आपके सामने चार्ट के माध्यम से रखा है। तो अब हम उस प्रत्यक्ष की उत्पत्ति के लिए जो कारण और लक्षण रूप है उनको समझते हुए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक हमें अपना विषय पक्का नहीं है, तब तक हम दूसरों के विषयों को समझने से और कंफ्यूज हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए टेबल समझते समझते जो प्रमाण के विषय में हम चार्ट पढ़ रहे थे, उसको इसलिए रोका है कि पहले ये हमारा स्टैंडर्ड चार्ट हमें पता चले कि हमारी मान्यता क्या है। अब ये एक बार समझ में आ जाएगा तो इनमें से किसको कौन मानता है, किसको नहीं मानता है। मैं पहले कितना ही अनुमान कहता रहता तो समझ में नहीं आया, अब आपको अनुमान लिखा मिलेगा। जब अनुमान का विषय पढ़ेंगे तो और समझ में, अच्छा इससे अनुमान कहते, अच्छा वो ऐसा मानते। तो इसलिए पहले हम अपनी भूमिका पूरी समझ ले और फिर उनका खंडन करने का प्रयास करें, तो हमें बहुत अच्छा अपना भी विषय समझ में आएगा, मतलब अपने मत का भी मंडन आएगा और अन्य दर्शन का खंडन भी वहां पर होना स्वाभाविक सी बात है। तो अगले सूत्र को हमें समझना है, पर आज सब शायद थक गए थे, बहुत लेट हो गए थे, 3:45 होने को है। तो कहने का ये है कि हम सूत्र तो पढ़ रहे हैं, पर उस साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा बनाया गया है, उसको अपन कल नहीं मतलब परसों पढ़ेंगे। कल अष्टमी है तो कल अपने सूत्र की क्लास नहीं होगी, 85 का मात्र होगी, तो परसों अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे। सूत्र आज हम मात्र पढ़ लेते हैं और उसका विषय क्या साम व्यवहारिक होता है, क्यों इसे प्रत्यक्ष कहा, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो क्या कहानी है, कैसी कहानी है, उसे हम परसों पढ़ते हैं, अभी सूत्र मात्र पढ़ते हैं। इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः साम व्यवहारिकम, इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः साम व्यवहारिकम।
अब लिख लो सूत्र का अर्थ, शब्दार्थ लिखते हैं फटाफट, फिर हम समझते हैं विषय को। इंद्रिय इज इक्वल टू इंद्रिय, इंद्रिय इज इक्वल टू इंद्रिय, अनिंद्रिय इज इक्वल टू मन। इंद्रिय इंद्रिय, अनिंद्रिय मन के, निमित्तम निमित्त से, निमित्तम निमित्त से, देशतः एक देश, देशतः एक देश, ब्रैकेट में लिख लो थोड़ा अंश। इंद्रिय इज इक्वल टू इंद्रिय, अनिंद्रिय इज इक्वल टू मन के, निमित्तम यानी निमित्त से, देशतः यानी एक देश, थोड़ा अंश, साम व्यवहारिकम, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। लिखा। अब अर्थ करते हैं। इंद्रिय और मन के निमित्त से, ये भी लिख लो वाक्य जल्दी से। इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले, इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले एक देश विशद ज्ञान को, एक देश विशद ज्ञान को, एक देश विशद यानी स्पष्ट निर्मल, एक देश विशद ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। एक देश विशद ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। विशद, विशद या ब्रैकेट में लिख दो स्पष्ट, एक देश स्पष्ट, एक देश निर्मल। ठीक है, लिख लिया। इस चार्ट में भी श्रुत ज्ञान के और दो भेद लिख लो। वहीं पे दो क्या लिखे, वहाँ द्रव्य और भाव लिखे ना, और एक उसके नीचे लाइन खींचकर या सामने जहाँ आपके पास जगह होगी, दो भेद वहाँ कर लो, स्वार्थ और परार्थ, स्वार्थ और परार्थ, स्वार्थ और परार्थ, सब समझा देंगे। लिखा क्या, श्रुत ज्ञान के दो भेद कर लिए। क्यों? क्योंकि साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष सामान्य रूप से मति ज्ञान को ग्रहण करते, श्रुत के भाव द्रव्य स्वार्थ परार्थ की अपेक्षा से कुछ इधर कुछ इधर, परोक्ष में कुछ प्रत्यक्ष में, इस प्रकार से उसको समझना है। इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब इसको परसों हम और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। सूत्र का अर्थ, इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला जो एक देश विशद ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान है, वह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। उसको सामान्य रूप से मति श्रुत दोनों रूप कहा, पर मति मुख्यता से श्रुत के द्रव्य रूप, भाव रूप, स्वार्थ रूप, परार्थ रूप, ऐसे उसके भेद अनेक करने से उसमें अंतर भी समझ में आ जाएगा। इसको अपन कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। ठीक, परसों इसके विषय को और अपन स्पष्ट करेंगे। किसने ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष प्रारंभ किया, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है आदि, बहुत बड़ी लंबी कथा है। उसको समय पर हम परसों पढ़ेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।